Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we are going to solve the questions from Annual Secondary Examination 2010. आज हम लोग 2010 जो एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए उसी का हम लोग ग्रामर सेक्शन सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग पिछले लास्ट 10 ईयर्स का, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का जितने भी एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन मीन्स बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए सबको हम लोग सॉल्व करेंगे. और उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारा तैयारी कैसे चल रहा है इसका अंदाज़ लगेगा, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और दूसरा बात ये क्वेश्चन के आधार पर ये पता चलेगा कि आगे हमें क्या पढ़ना है, कंसेप्ट के आधार पर, रूल्स के आधार पर, ठीक है, प्रैक्टिसेस हमें कितने करने हैं, ये सबका अंदाज़ लग जाएगा. ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं वो अच्छी बात है, वो पूरा वीडियो देखते रहें. आप जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट देखते हैं अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगता है, उससे लाभ मिलता है तो वो शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे. ठीक है, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल पाए. तो आज से ये क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू हो गया है. ग्रामर, लिटरेचर, रीडिंग, ठीक है, और राइटिंग, सभी सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, और जो हमारा रूटीन पहले से चल रहा है, ठीक है, जो हमारा रूटीनवत जैसे वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वो चलता रहेगा. ठीक है, और साथ साथ ये भी चलेगा, इसलिए आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि एक भाषा है, और इसमें एक होता क्या है कि एक दूसरे से लिंक्ड रहता है, एक दूसरे पे आधारित रहता है. तो एक को नहीं जानोगे तो दूसरा फिर समझ में नहीं आएगा. अभी आपको अंदाज ये लगना शुरू हो जाएगा. चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन है चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर टेंस आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा. टेंस और वॉइस सीरीज भी चल रहा है, जिसमें मैंने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट किया है, और उससे आगे मैं फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. आइए हम लोग क्वेश्चन पहला नंबर ए में देखते हैं क्या है. वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट. अब सेंटेंस को देखिए. वन, पहले हम क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सबसे पहले पढ़ा, ठीक है, मैंने अपलोड किया, आप देख लेंगे. अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं या फिर कोई आप भूल रहे हैं तो सारे वर्ड्स इंग्लिश के 8 भागों में बांटा गया. तो पहले हम उसको अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें सुविधा होगी. अब देखिए यहाँ क्या होता है कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन होता है, या फिर नाउन के रूप में कोई फ्रेज आए या क्लाउज आए. ठीक है, फ्रेज क्लाउज क्या होता है मैं तो अभी एक्सप्लेन करूँगा नहीं. अगर देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश विद श्रवण सर, वहाँ आप देख सकते हैं. ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो देखिए क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, या नाउन के रूप में कोई फ्रेज या क्लाउज होता है. तो अब यहाँ पे देखिए वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट. अब जैसे हम ये जानेंगे, इससे पहले थोड़ा ये भी जान लेते हैं. मैंने इसलिए कम क्वेश्चन लिया, एक साथ अटेम्प्ट करने के पर होता क्या कि मैं समझा नहीं पाता हूँ, उतना वक्त नहीं मिलता, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप देखोगे नहीं. वन ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कोई. ठीक है, कैन नॉट ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गए. ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, कैन के साथ यहाँ पे लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ निगेशन, नॉट. ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. गेट ये भी मेन वर्ब हो गया. ठीक है, अब ये सक्सेस, वन कैन नॉट गेट सक्सेस. अब सक्सेस ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट की बात को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, सक्सेस किस में, विदाउट, उसके बाद फिर आगे यहाँ पे रीड है, इसको हम लोग देखेंगे. लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि ये जो पूरा है विदाउट, और उसके बाद जो है ये एक यूनिट है. ठीक है, सिंगल एंटिटी है, एक फ्रेज है. तो ये फ्रेज क्या होता है कि सक्सेस को जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको कंप्लीट करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है. बात समझ में आ रही. तो अब क्या होता है कि जब हम इतना जान गए तो इतना अब हम भूल जाए, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं. ठीक है, विदाउट. अब क्या होता है कि जब प्रीपोजिशन एक रूल है, इसको याद रखिएगा, इसके लिए अलग से मैं एक मिसलेनियस कंसेप्ट करके डालूंगा वीडियो, जिसमें इस तरह के रूल्स सारा उसमें आएंगे. 1 2 3 जितना वीडियो लग जाए उसको सीरीज़ में मैं वो भी डालूंगा
ठीक है, चूँकि मुझे वक्त थोड़ा कम मिलता है, एक तो मुझे स्कूल देखना है और आप जानते हैं कि प्रिंसिपलशिप जो होता है, हेडमास्टरशिप जो होता है, उसके साथ जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मुझे वक्त निकालना पड़ता है और फिर मैं रात को बना पाता हूँ, कभी सुबह बना पाता हूँ। तो वीडियो जितना मैं चाहता हूँ कि एक साथ अपलोड करूँ उतना हो नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं सारा अपलोड करूँगा और करता ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे विदाउट है, ठीक है, तो विदाउट प्रीपोजिशन है, तो कोई भी सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन में पहले भी बताया था, प्रीपोजिशन मतलब होता है कि प्रेमस बिफोर पोजिशन में प्लेस्ड, किसके पहले, नाउन के पहले, ठीक है, या प्रोनाउन के पहले। तो जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा वो एक ऑब्जेक्ट लेगा, वो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो इसके ऑब्जेक्ट होंगे यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में, अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में कौन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन के रूप में कोई फ्रेज होगा, कोई क्लाउज होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन के बाद तो कोई नाउन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे है क्या, वर्ब। तो वर्ब को नाउन के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब में जब आईएनजी जोड़ते हैं फोर्थ फॉर्म, और वो जब सेंटेंस में नाउन के रूप में आता है तो जिसको हम जेरेंड कहते हैं, तो वो जेरेंड यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसको हम V1 प्लस ING सीधे सीधे कह लीजिए, V1 प्लस ING, ये वाला जो फॉर्म है नाउन कहलाता है, ठीक है, जेरेंड कहलाता है, क्योंकि ये सेंटेंस में नाउन के रूप में आता है। तो अब यहाँ पे नाउन चाहिए था किसके लिए, प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशन है इसके ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रीड का रीडिंग, ठीक है। अब इस तरह का कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अगर वर्ब है तो वर्ब का जेरेंड फॉर्म होगा, ठीक है। जेरेंड समझते हैं ना किसको कहते हैं, मैंने जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल का वीडियो अपलोड किया हुआ है, मेरे आप चैनल में जाइए सब्सक्राइब करने के बाद, उसमें प्लेलिस्ट में आप इंग्लिश विद श्रवण सर, और उसमें आपको वो मिल जाएगा। फिर मैंने नॉन फाइनाइट डाला है जिसमें इन्फिनिटिव, आपका जेरेंड और पार्टिसिपल सबके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और भी डिटेल में कंसेप्ट और रूल्स पे डालूंगा, लेकिन अभी जो है वो सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, ये सॉल्व हो गया। दूसरा लुक, देखिए लुक के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, लुक, ठीक है। देखिए या देखो, द सन, तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ अचानक ही दिखा। तो दो बातें यहाँ लगता है कि प्रेजेंट का ही होगा, तो या तो सूर्योदय हो रहा है, राइज है तो सूर्योदय की बात है, तो सूर्योदय हो रहा है या सूर्योदय हो गया है। इसके अलावा दूसरा हो गया था, ठीक है, होने वाला है, ऐसा कुछ इस बात से स्पष्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है, मैंने जो सेंटेंस का भाव है, चूँकि हमें सेंटेंस का भाव भी समझना पड़ता है। यहाँ पे देखो लुक, ठीक है, द सन, और उसके बाद क्या है, राइज है, तो क्या लगेगा, एकदम प्रेजेंट मोमेंटरी कुछ लग रहा है। तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, द सन इज राइजिंग, लुक द सन इज राइजिंग, या फिर लुक द सन हैज़ रीजन, ठीक है, कि देखो सूर्योदय हो रहा है या देखो सूर्योदय हो चुका है, ठीक है, ये दो बातें लग रही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सन हैज़ रीजन, ठीक है, या आप लिख सकते हो द सन इज राइजिंग। नेक्स्ट मलेरिया, ठीक है, ब्लैंक है, मलेरिया, व्हाट इज मलेरिया, इट इज काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है, ब्लैंक इन द सिटी, व्हाट डज दिस मीन, इस फ्रेज का मतलब शहर में। सिंस जुलाई, अब सिंस यहाँ पे है, कनेक्टर है, सेंटेंस कनेक्टर, कंजक्शन के रूप में उपयोग होता है ये। तो सिंस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। सिंस क्या होता है, इसको सिंस के बारे में जान लीजिए। सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंस में आप ले लीजिए कि दोनों में इसका अर्थ होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है,
ठीक है। तो इसका प्रयोग तब से अब तक या तब से अब के बीच में, इस सेंस में प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तब से अब तक या तब से अब तक के बीच का समय, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो यहाँ पे है मलेरिया, ठीक है, ब्लैंक इन द सिटी सिंस जुलाई, यहाँ ब्रैकेट में है रेज। रेज मतलब होता है तेज़ी से फैलना, यानी मलेरिया तेज़ी से फैलता है, फैलेंगे, ठीक है, या फैल चुका है, जो भी अर्थ में आप अभी प्रयोग में लाओगे आप शहर में। सिंस है, तो जब सिंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट होगा निश्चित रूप से। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंस में अगर प्रयोग करते हैं तो यहाँ देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? काम कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो फैलता रहा है, ठीक है, अभी भी जारी है सिंस जुलाई। तो जब जारी रहने की बात सेंस में यहाँ पे आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? मैंने उसके भी टेबल दे रखे हैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब बताया है तो उसमें मैंने टेबल चार्ट दे रखा है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, सारे टेंस का। उसमें वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू का भी डिफरेंट फॉर्म्स बताए हुए हैं। आप ज़रूर जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लेंगे, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मलेरिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेज है, तो रेज का मतलब फैलना। तो रेज अगर हम हैज़ बिन हैव बिन लगाते हैं तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा वर्ब का। तो क्या हो जाएगा? मलेरिया हैज़ बीन रेजिंग, ठीक है, हैज़ बीन, और मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए RAZING, ठीक है, मलेरिया हैज़ बीन रेजिंग, यहाँ पे आना चाहिए था, रेजिंग इन द सिटी सिंस जुलाई। नेक्स्ट, आस्क हिम व्हाट ही, फिर ब्लैंक है वन। ये सेंटेंस को आप समझिए। यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में आप जब तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे ये क्या है? आस्क वर्ब है, ठीक है, वर्ब है ना, मेन वर्ब है ये। आस्क हिम, ये हिम क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में कि कौन से केस में है? केस आप पढ़े होंगे, मैंने पर्सन और केस पे भी वीडियो डाल रखा है। देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक दूसरे पर आधारित है, एक अगर आप नहीं जानते तो दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो ये हिम क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है, और कौन सा केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब क्या ढूंढना है हमें? सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो जो रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट है व्हाट ही, उसके बाद वांट है, ये एक सिंगल एंटिटी के रूप में है, ठीक है, जो सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। कोई ज़रूरी है कि सब्जेक्ट है तो हमेशा पहले ही आए। बहुत तरह के सेंटेंस अभी एडवांस में नहीं गए हैं, एडवांस में मैं जब बताऊंगा, अभी तो आप सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हो, खासकर मैं उसके लिए फ़ोकस हूँ, बेसिक लर्नर के लिए फ़ोकस हूँ, ठीक है। जब मैं एडवांस स्ट्रक्चर बताऊँगा तब आप समझ में आएगी। जैसे क्या होता है ना कि जब पहले हम लोग जूनियर क्लासेस में होता है तो क्या होता है कि डेफिनेशन वगैरह में हम लोग सिंपल क्या जानते हैं? जैसे वर्ब का ले लीजिए, तो हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। जिस वर्ब से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसको वर्ब कहते हैं। उसी तरह से नाउन किसको कहते हैं? कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये रटते आए। लेकिन जब क्लास बड़ा होता है तो बदलता है। अब क्या होता है कि उसके डेफिनेशन में होता है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, ये तीन तो है ही है। इसके अलावा कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई थॉट, कोई एक्टिविटीज़, मतलब किसी भी नेम को अब नेमिंग वर्ड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जानते हैं कि नाउन के रूप में कोई फ्रेज भी आ सकता है, कोई क्लाउज भी आ सकता है। तो ये एडवांस लेवल में हम लोग धीरे धीरे उसको जानेंगे, ठीक है। उसी तरह से वर्ब को हम लोग सिंपल जानते हैं, लेकिन वर्ब केवल एक्शन वर्ड को ही नहीं कहते हैं, वर्ब स्टेट को भी बताता है। जैसे आई एम अ टीचर, तो आई एम यहाँ पे मेन वर्ब है, वो क्या बताता है कि मैं एक टीचर, हमारा स्टेट है, कोई उसमें एक्शन नहीं हो रहा है। फिर पोजीशन, आई हैव अ मार्कर, ठीक है। अब हैव यहाँ पे क्या है? पोजीशन को दिखा रहा है, तो वर्ब पोजीशन को भी दिखाता है। तो ये जब आप क्लास प्राइमरी लेवल में रहते हो, जैसे 4th, 5th, 6th, अब 1 से ले लो ना, ठीक है, 7, 8, तब तक आपको ये नहीं बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर नहीं जान रहे होते हैं, ठीक है। आप उस समय नहीं समझ पाओगे, इसलिए नहीं बताया जाता। आप क्लास के अनुसार जितनी ज़रूरत है उतनी बातें आपको बताई जाती है।
तो जब एडवांस लेवल पे जाओगे तो फिर ये सब बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट हैं, लेकिन एक बात है कि कुछ बेसिक चीज़ें जो जानना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि हम लोग मैं सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया था लास्ट वीडियो, जिसको मैंने डिलीट किया। एक तो देखा कि विजिबिलिटी उसकी क्लियर नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर मुझे लगा, मैं देख रहा तो मुझे लगा मैंने कुछ समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं। ठीक है, कुछ एरर्स भी हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्क हिम, तो आस्क हिम व्हाट ही। अब व्हाट ही यहाँ तक भूल जाइए, आस्क हिम अभी। अब इतना देखते हैं, व्हाट ही ये क्लाउज है, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब भी है। ये यहाँ पे क्या है, व्हाट क्या है यहाँ पे, कोई भी कंजंक्शन। ठीक है, जब भी कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, क्लाउज मैंने बताया है, आप क्लाउज देख लेंगे, वो किससे शुरू होता है। ठीक है, किसी कंजंक्शन से शुरू होता है। तो यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है व्हाट। ठीक है, जोड़ने का। ठीक है, आस्क हिम, और वो किससे जोड़ रहा है, इस क्लाउज से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब इतना हम भूल जाएंगे, यहाँ देखेंगे व्हाट ही। अब ही के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वांट, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। व्हाट ही वांटेड ये भी हो सकता है, या व्हाट ही वांट्स। तो हम पहले वांटेड पास्ट में क्यों जाए, अभी ऐसा कोई सिचुएशन दिख नहीं रहा है, तो प्रेजेंट में लेते हैं व्हाट ही वांट्स। ही के साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, क्लाउज उसी को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट, जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी सब्जेक्ट का जो पर्सन रहेगा, उसका जो नंबर रहेगा, ठीक है, उसी अनुसार से ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ही वांट का क्या हो जाएगा, वांट्स। अब आप देख लीजिए यहाँ पे व्हाट ही वांट्स, ये सिंगल यूनिट हो गया। व्हाट ही वांट्स ये सब्जेक्ट, व्हाट ही वांट्स। ठीक है, व्हाट ही वांट्स, आस्क हिम। व्हाट ही वांट्स ये एक यूनिट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, आस्क हिम। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये क्लियर। इस तरह से आप सेंटेंस में कम से कम इतनी क्षमता तो आनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप पूरे सेंटेंस को एक साथ लोगे तो यहाँ पे मुश्किल आपको आ सकता था। इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये क्लाउज को देखेंगे, इसके लिए यहाँ पे करीब में है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सेंटेंस। सुटेबल सेंटेंस कनेक्टर्स, सॉरी कनेक्टर्स, सुटेबल सेंटेंस कनेक्टर्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो सेंटेंस कनेक्टर दिया गया है उसमें से सुटेबल चुन के उससे हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नीचे जो दिया गया सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे क्या है, वी विल हैव टू वेट। ठीक है, वी विल हैव टू वेट। अब इसमें से देख लीजिए क्या है यहाँ पे अर्थ इसका, वी विल हैव टू, हमें इंतज़ार करना होगा, द रेन पासिस, बारिश ख़त्म होने तक। ठीक है, जब तक बारिश ख़त्म नहीं हो जाती, ऐसा अर्थ है। द रेन पासिस, बारिश ख़त्म होती है या जाती है। तो बीच में अब इसमें क्या होगा, ऐसा लगता है कि हमें तब तक हमें इंतज़ार करना होगा और बारिश जाती है। तो इसमें कौन सा होगा, पहले इसके भी अर्थ को थोड़ा जान लें। ठीक है, ये सिंस है, तो अभी मैंने बताया था उसका प्रयोग किस तरह, एक एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में। दूसरा सिंस कनेक्ट करता है, तो चूंकि के अर्थ में होता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे देन दो चीज़ों का जब कंपैरिजन होता है, मैं कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये भी कनेक्टर है। ठीक है, लेकिन जहाँ कंपैरिजन की बात होगी, जैसे मोर देन, ग्रेटर देन, बिगर देन। ठीक है, फिर है अनटिल, मतलब जब तक। अब इससे अर्थ से निश्चित हो जाता है जब तक नहीं, तो वी विल हैव टू वेट अनटिल द रेन पासिस। कहता है हम लोग को इंतज़ार करना होगा जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती। तो जब तक नहीं के अर्थ में अनटिल का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। बात समझ में आ रही। तो यहाँ क्या आएगा, अनटिल। ठीक है, पहले में क्या आया, अनटिल। दूसरा देखिए, मिल्क इज़ मोर होलसम। अब यहाँ पे मोर आया तो फिर आगे कुछ सोचना ही नहीं है कि ऑप्शन भी यहाँ तीन ही है। तो मिल्क इज़ मोर होलसम, दूध, ठीक है, ज़्यादा संपूर्ण होता है। संपूर्ण कहने का मतलब यहाँ पे है कि न्यूट्रिएंट्स, इन द सेंस ऑफ इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है,
कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, उसके सेंस में यहाँ पे है कि ये ज़्यादा होलसम होता है, संपूर्ण होता है भोजन के सेंस में, मील के सेंस में, ठीक है। ब्रेड तो मोर है, तो और उसके बाद ब्रेड है, ब्रेड और मिल्क के बीच में कंपैरिजन है जिसमें एक से दूसरे को ज़्यादा बताया जा रहा है होलसम, तो उसके लिए देन है, मोर के बाद यहाँ पे देन लगेगा, तो क्या होगा, मिल्क इज़ मोर होलसम देन ब्रेड, ठीक है। ये तो इजी था। नेक्स्ट, ब्लैंक वी हैव नो टाइम वी कैन नॉट प्ले, ठीक है। ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है, वी हैव नो टाइम वी कैन नॉट प्ले। हालांकि अब तो ये स्पष्ट हो गया कि एक ही बचा है वो उसमें होगा, लेकिन फिर भी अर्थ समझेंगे। कहता है वी हैव नो टाइम, हम लोग के पास कोई समय नहीं है, ठीक है, हम लोग के पास समय नहीं है, हम लोग नहीं खेलेंगे। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। वी कैन नॉट प्ले, हम लोग नहीं खेलेंगे, और उसके बाद वी हैव नो टाइम, हम लोग के पास समय नहीं है। तो दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, सिंस। चूँकि अब यहाँ लगा देते हैं, देखिए सिंस, तो सिंस वी हैव नो टाइम, चूँकि हमारे पास समय नहीं है, हम लोग नहीं खेल सकते, वी कैन नॉट प्ले। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या लगेगा, SINCE, सिंस वी हैव नो टाइम वी कैन नॉट प्ले। बात समझ में आई। तो इस तरह से थोड़ा सा हम कंसेप्ट को समझते हुए उसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा कि आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो दूर हो जाएगा, और जो छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहेगा तो वो आगे के लिए हमारा लैंग्वेज को मजबूत करेगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ, फिर रेस्ट पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं। चलिए, गुड बाय।